नंदिनी, प्रज्ञा और शालिनी आशा देवी की तीन बहुएं थीं और तीनों ने रसोई को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। लेकिन जब जब खाना बनाने की बारी आती, तीनों के बीच में अक्सर ही लड़ाई हो जाया करती। ऐसे ही एक दिन नंदिनी प्रज्ञा से कहती है, प्रज्ञा, मैंने तुम्हें कहा था कि जरा रोटी जल्दी बना लेना, गर्मी के समय रोटी बनाई नहीं जाती। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब मैं सब्जी बना रही थी तभी तुमने रोटी क्यों नहीं बना ली। बताओ, अगर अभी तुमने रोटी बना ली होती तो अभी शालिनी बर्तन मांज रही होती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुननी ही नहीं है। लेकिन दीदी, आपको भी कई बार बताया कि मुझे रोटी बनाने के लिए पूरी रसोई चाहिए होती है, पर नहीं, आपको भी तो तभी रोटी बनवानी है जब आप सब्जी बनाते हो, और जब आप सब्जी बनाते हो तो मुझे सब्जी की धांस लगती है, जिस वजह से मैं नहीं बना पाती रोटी। इसलिए मैं तभी बनाऊंगी जब आप हटोगे। इस तरह वो दोनों आपस में बहस कर रही होती है कि तभी वहाँ शालिनी आ जाती है और बोलती है, और जब तक आप दोनों का खाना नहीं बनेगा तब तक मैं बर्तन कैसे धोऊंगी। इसलिए आप दोनों अपनी लड़ाई बंद करो और अपना काम करो, क्योंकि मुझे बर्तन धोने हैं। अगर मैंने काम चोरी की ना तो फिर मेरा काम आप दो नहीं करना, क्योंकि मैं अपनी माँ से बात करने चली जाऊंगी फिर। बस, तुम्हें और काम ही क्या है? जब देखो समय निकालते ही अपनी माँ से फोन पर बात करने लगती हो। अरे तुम्हारी माँ हमारे घर से 2 गली दूर ही तो रहती है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी माँ से बात करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी माँ है, मेरा जितना मन करेगा मैं उतनी बात करूंगी। कम से कम मेरी माँ आपकी तरह गाँव में तो नहीं रहती, और मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। वैसे भी आपकी मम्मी तो आपको कॉल ही नहीं करती, इसलिए आप जलोगे ही ना। शालिनी, प्रज्ञा और नंदिनी ऐसे ही लड़ाई कर रहे होते हैं कि तभी रसोई में आशा आती है और तीनों की लड़ाई की आवाज सुनकर गुस्सा करते हुए कहती है, बस करो, तीनों बहुओं ने रसोई में युद्ध मचा कर रखा हुआ है। हद होती है किसी बात की। अरे घर में कोई मेहमान आ गया तो क्या कहेगा कि 3 बहुएं मिलकर एक रसोई नहीं संभाल पा रही। अब जल्दी से खाना बना कर ले आओ, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। आशा की बात सुनने के बाद तीनों बहुएं कुछ देर के लिए तो शांत हो जाती है, लेकिन उन लोगों की लड़ाई बस ऐसे ही बढ़ती रहती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन आशा दोपहर के समय अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और, नंदिनी, शालिनी, प्रज्ञा, जल्दी से मेरे पास आओ, तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। आशा की आवाज सुनने के बाद नंदिनी, शालिनी और प्रज्ञा तीनों ही आशा के पास आती हैं। तीनों को ऐसा लगता है जैसे कोई जरूरी समाचार हो। क्या बात है माँ जी, आप इस तरह से हमें आवाज लगा रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ जी, कहीं कोई गुजर तो नहीं गया? आपने कभी भी इतने गुस्से में और जल्दबाजी में हम तीनों को नहीं बुलाया है। सब कुछ ठीक तो है ना? हम लोगों का दिल घबरा रहा है। अरे जरा शुभ शुभ बोल, कोई नहीं गुजरा है, ना ही कोई अच्छा समाचार है, ना ही कोई बुरा समाचार है। दरअसल बात यह है कि मेरी बहन की दोनों बहुएं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही हैं, तो तुम उनके लिए अच्छा सा खाना बनाकर तैयार कर दो। क्या? आपकी बहन की बहुएं यानी हमारी मौसी सास की बहुएं? लेकिन वो यहाँ पर किस काम से आ रही हैं? दरअसल छोटी बहू के किसी रिश्तेदार की शादी है इसी शहर में, इसलिए वो अपनी जेठानी को लेकर आ रही है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जब वो आए तो उन्हें अच्छा खाना खाने को मिले और उनका अच्छे से स्वागत हो। और प्लीज उन दिनों तुम तीनों अपनी चोंच बंद रखना, ताकि मेरी बहन कहे कि कितनी अच्छी बहुएं हैं मेरी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आखिर हम बहू किसकी है? उसकी बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। तीनों बहू ऐसा बोल तो देती हैं, लेकिन बिना लड़ाई के उन तीनों का रसोई में खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब तीनों ही अपनी मौसी सास की बहुओं की खातिरदारी के लिए किचन में जाती हैं और एक बार फिर उन तीनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। ये मटर पनीर की सब्जी मैंने बनाई है, अगर कोई भी सब्जी की तारीफ करता है तो सारा का सारा क्रेडिट मेरा होगा। आप दोनों बस बीच में मत बोलना। ऐसे कैसे? तुम्हें मटर छीलकर हमने दिए, पनीर काटकर हमने दिए, प्याज काटकर हमने दिए, टमाटर, लहसुन, अदरक सब काटकर हमने दिए। तुमने सिर्फ कढ़ाई में चम्मच घुमाया, तो अकेले सारा क्रेडिट तुम कैसे ले जाओगी? क्या हो गया? शेफ को कभी खाना बनाते हुए नहीं देखा? उसको भी उसके असिस्टेंट सारे सामान तैयार करके देते हैं और वो खाना बनाता है। तुम लोगों ने भी वही किया। तो तुम खुद को शेफ बोल रही हो। खैर, अगर तुम पनीर की तारीफ बटोरना चाहती हो तो ठीक है, इस खीर को बनाने का सारा क्रेडिट फिर मेरा होगा। तीनों ही ऐसे लड़ाई कर रहे होते हैं और इस बीच उन्हें ध्यान ही नहीं होता कि सारा खाना गैस पर चढ़ा है और वो सब जल गया। थोड़ी देर में उषा और निधि आ जाती है। आशा उनका स्वागत करती है, लेकिन तीनों ही बहुएं आशा को बता देती है कि सारा खाना जल गया है। ये सुनकर आशा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर वो खुद को कंट्रोल करती है और बहन की बहू से कहती है, बहू तुम बाहर से आई हो ना, एक काम करो, तुम लोग थोड़ा आराम कर लो और इंतजार करो, मैं अभी तुम लोगों के लिए बाहर से खाना मंगा देती हूँ। नहीं माँ जी, हम भी तो आपकी बहू है, आप बाहर से खाना क्यों मंगाओगी? हम जाकर खाना बना लेते हैं। आप मेरे हाथ की दाल तड़का खाकर देखिए, बाहर के छोले, राजमा, पनीर सब भूल जाओगे। आशा उन्हें मना करती है, पर वो दोनों जाकर खाना बनाने लगती है और प्रज्ञा, शालिनी और नंदिनी देखते रहते। उन्हें काम करते हुए देखकर धीरे से शालिनी ने प्रज्ञा से कहा, ये दोनों कितनी अच्छी हैं, बिना लड़ाई के रसोई में काम कर रही हैं, और हम लोग 3 बहुएं हैं कि हर समय झगड़ा ही करते रहते हैं। चलो उनकी मदद करते हैं, वरना इनके जाने के बाद माँ जी हम पर गुस्सा करेंगी। तुम सही कह रही हो शालिनी,
अब शालिनी, प्रज्ञा और नंदिनी भी उषा और निधि की मदद करने लगते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि उषा और निधि इतना थक कर आई थी, लेकिन फिर भी रसोई में काम करने को तैयार थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और टेबल पर लगा दिया जाता है। जैसे ही आशा ने खाना खाया, उसने कहा, कितना सुकून है इस खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे बड़े प्यार से बना हो। पता है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे मन से हम खाना बनाते हैं, खाने के अंदर वैसा ही स्वाद आता है। उम्मीद करती हूँ ये बात मैं जिसे समझाना चाहती हूँ वो समझ जाएंगे। प्रज्ञा, शालिनी और नंदिनी का चेहरा ये बात सुनकर उतर जाता है। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मेहमानों के सामने उनकी सास को शर्मिंदा होना पड़ा। अगले दिन उषा और निधि रसोई में खाना बना रही होती है। तभी प्रज्ञा, शालिनी और नंदिनी भी वहां पहुंच जाती हैं। तुम लोग मेहमान होकर जब यहाँ खाना बना सकती हो तो हम क्यों नहीं? आओ, आज इस रसोई में हम पांचों बहुएं मिलकर काम करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। चलो, आज मैं तुम्हें घिया के कोफ्ते बनाना सिखाती हूँ। मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। थोड़ी देर में आशा जब रसोई में शांति देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज वहां झगड़ा नहीं बल्कि प्यार था। जिसके बाद वो अपने मन में कहती है, ये 5 बहू की एक रसोई कितने सुकून से चल रही है। और जब 3 बहू की रसोई थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई युद्ध का संगम चल रहा हो। हे भगवान, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जब मेरी ये बहन की 2 बहुएं घर वापस चली जाएंगी, तब भी मेरी रसोई में ऐसे ही शांति रहे। थोड़ी देर में खाना परोस दिया जाता है और वो आशा, जो सिर्फ 2 रोटी खाती थी, आज वो 4 रोटी खाती है, क्योंकि सुकून की रोटी की तो महक और स्वाद ही अलग होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और उषा और निधि विदा लेकर अब चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अब आशा उदास हो जाती है और खुद से कहती है, जब 5 बहू की एक रसोई थी तो रसोई से सिर्फ बर्तन बजने की आवाज आती थी, जुबान लड़ाने की नहीं। लेकिन अब मेरी तीनों बहुएं फिर से ऐसी लड़ाई करेंगी जैसे आपस में सौतन हो। आशा ये सब सोचकर उदास हो रही होती है। थोड़ी ही देर में उसकी सोफे पर ही आंख लग जाती है। तभी वहां पर प्रज्ञा, शालिनी और नंदिनी अपने हाथों से खाना बनाकर उसके लिए लेकर आते हैं। अरे ये क्या, तुम लोग खाना लेकर आ गए? लेकिन रसोई में तो खाना बनने की आवाज ही नहीं आई, क्योंकि हमने ये खाना सुकून और शांति से बनाया है, लड़ाई और कलेश में नहीं। आप खाकर देखिए, आपको पसंद आएगा। और जो हमने किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। उषा और निधि ने हमें सिखाया कि रसोई का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। आशा भी वो खाना खाती है तो उस खाने के स्वाद के अंदर भी बहुत सारा प्यार था। अब आशा की जिंदगी सुकून से कटने लगती है। उसकी तीनों बहुएं जब भी लड़ाई किया करती तो उस लड़ाई का कोई ना कोई हल निकाल लिया करती, जिससे घर में कोई भी कलेश ना हो और शांति बनी रहे। अब आशा भी अपनी बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती। जयपुर शहर में पूर्वी रसोई में चाय बनाते हुए बाहर झांक रही थी। सामने मोहल्ले की ऊंची ऊंची कोठियां चमक रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार एक ही तरफ जा रही थी, यानी कि उसकी ननद स्वाति के नए बने बड़े बंगले की तरफ। तभी उसकी सास प्रभा देवी उसे आवाज देती है, पूर्वी, जरा जल्दी कर, स्वाति का फोन आएगा। आज वो अपने बंगले की पूजा करा रही है तो हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा। जी माँ जी, बस सब तैयारी है। वही नेहा जो कभी इस घर में मेरे साथ एक ही कमरे में सोती थी, आज शहर के सबसे पॉश इलाके में बंगले की मालकिन बन चुकी है। आज भी याद है मुझे वो दिन। यही सोचकर पूर्वी पुराने दिनों में खो जाती है जब उसकी ननद की शादी हुई थी। भाभी, ससुराल में सब लोग अनजान होंगे, बहुत घबराहट हो रही है। भाभी एक बात बताओ, शादी के बाद आप याद करोगी ना मुझे? कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? पूर्वी ने उसका हाथ थाम कर कहा था, स्वाति, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई थी ना, तब से मैंने तुम्हें ननद नहीं बल्कि मेरी बहन माना था। कभी वहाँ कोई तकलीफ हो तो अपनी इस बहन को जरूर बताना। हाँ भाभी, आप भी तो मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन वक्त के साथ रिश्ते बदलते गए और फिर शादी के कुछ दिन बाद पूर्वी के ससुराल के दरवाजे पर एक कार रुकी। महंगी साड़ी, बड़े बड़े गहने और चेहरे पर घमंड की हल्की सी परछाई। कार से स्वाति उतरते ही बोली, भाभी कैसी हो? अरे अभी भी वही सादी साड़ी पहनकर घूम रही हो? अरे अब तो आप जमाने के साथ थोड़ा बदलिए। मेरी साड़ी देखिए, परसों ही नहीं ली है मैंने, वो भी मॉल से, पूरे 10,000 की है। लग रही है ना इसमें मैं एकदम कटरीना कैफ। ये सुनकर पूर्वी के दिल में हल्की सी चुभन सी हुई, पर वो मुस्कुरा दी और हंसते हुए कहने लगी, सच कहूँ स्वाति, तो ये सादगी मेरी पहचान है। और मैं भले ही 10,000 की साड़ियाँ ना पहन पाऊँ, लेकिन मेरे पति की मेहनत की कमाई से जो मुझे मिली है वही मेरे लिए काफी है। अच्छा है, किसी को तो ज्यादा रहना चाहिए। दरअसल स्वाति एक मिडिल क्लास परिवार से थी। उसका भाई एक कंपनी में छोटी प्राइवेट नौकरी करता था, जिससे उनकी दाल रोटी चल पाती थी। ऐसे कुछ समय बीता और कुछ समय बाद उसकी शादी पंकज नाम के एक लड़के से हो गई, जिसका खुद का फर्नीचर का बिजनेस था। उसके पास एक बड़ा फ्लैट और कुछ गाड़ियाँ थी, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने स्वाति के मायके से थोड़ी दूरी पर एक पॉश एरिया में बड़ा बंगला खरीदा था। लेकिन जब से वो अपने ससुराल गई थी, उसमें घमंड आ गया था। अरे बहू, कहाँ रह गई? कब से कह रही हूँ लेट हो जाएगा, चल अब जल्दी कर। जी माँ जी।
पूर्वी ने उस दिन अपनी अलमारी से वो साड़ी निकाली थी जो उसके पास सबसे महंगी थी, यानी कि 2000 की साड़ी, जो उसके पति ने उसे पिछले करवा चौथ पर दिलवाई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सास के साथ ननद के बड़े बंगले पर पहुंच गई। वो दूर से जितना खूबसूरत दिखता था, पास से तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। वाह वाह, ये तो कोई महल जैसा घर लगता है। सच में भाग खुल गए मेरी स्वाति के। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। हाथों में कुछ फल और मिठाई लेकर वो उसके बंगले के अंदर गई, जहाँ उसकी बेटी और जमाई पूजा में बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वो दोनों भी एक कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पूजा संपन्न हुई। माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी, ये ले तेरे लिए कुछ फल और मिठाई। मिठाई? ये तो वही आपने नुक्कड़ वाले हलवाई के यहाँ से ली होगी ना, वो सस्ती सी मिठाई। पक्का ये आइडिया भाभी ने दिया होगा आपको, ताकि 2 पैसे बच जाए। लेकिन सच कहूँ तो हमें तो बस महंगी और बड़ी दुकानों की मिठाई अच्छी लगती है। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, आप दिल छोटा मत करो, हम न सही लेकिन हमारे नौकर तो इसे खा ही लेंगे। खैर आओ माँ, मैं तुम्हें अपना बंगला दिखाती हूँ। पूर्वी अपनी ननद की बात सुनकर बड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन वो उस वक्त भी चुप रही। फिर जैसे वो बंगला घूमने लगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। संगमरमर की सीढ़ियाँ, झूमर, गार्डन, स्विमिंग पूल, सब कुछ किसी फिल्मी सेट जैसा था। ऐसा महल जैसा घर तो उन्होंने बस किसी फिल्मी सेट पर देखा था। बेटी इतना बड़ा बंगला, तेरी तो किस्मत पलट गई। मेहनत का फल है माँ। मेरे वो दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं कि सुबह 9 से शाम 7 बजे तक की ड्यूटी की और घर आ गए। और सच कहूँ तो इनकी मेहनत के साथ साथ मेरी प्रार्थना भी थी जो मैं करती हूँ, तभी तो उस फ्लैट से अब इस बड़े बंगले में आ गए हम। अगर मेहनत ना करते हम लोग तो हम भी किसी मिडिल क्लास वाले घर में रह रहे होते। स्वाति की बातों में ताना साफ झलक रहा था। इसके बाद स्वाति उन्हें अपने कमरे में लेकर गई। ये देखो, ये मेरा आलीशान कमरा। भाभी जितना बड़ा ये कमरा है ना, इतना तो आपका पूरा ससुराल होगा, है ना? स्वाति भूल मत कि वो तेरा मायका भी है। माना कि तुम्हारे जितने पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे लिए वो घर ही हमारा बंगला है। ओफो माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा यहाँ आओ, वो देखो इस बालकनी से कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। अच्छा चलो अब गार्डन एरिया में चलकर खाना खा लेते हैं, सभी मेहमान वेट कर रहे होंगे। अब वो सभी नीचे चले गए। खाना खाने के बाद पूर्वी अपनी सास के साथ अपने घर लौट आई, लेकिन अभी भी उसे अपनी ननद की बातें रह रह कर याद आ रही थी। ऐसे ही समय बीता। फिर कुछ महीने बाद स्वाति अपने मायके रहने आई, लेकिन इस बार वो किसी चमक दमक के साथ वहाँ पर नहीं आई थी। शाम को जब वो कमरे में बैठी थी तो थोड़ी गुमसुम थी। कमाल है, ये ननद जी को क्या हो गया, ये इतनी गुमसुम क्यों है? स्वाति सब ठीक तो है ना? इससे पहले कि पूर्वी कुछ कह पाती, उससे पहले ही स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। स्वाति क्या हुआ? इतने बड़े बंगले की मालकिन तुम रो क्यों रही हो? भाभी वो बंगला सिर्फ दिखावा है, लोग जो सोचते हैं वो सच नहीं। क्या मतलब? मतलब अब इनका बिजनेस डूब चुका है और ये बंगला हमने लोन पर लिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से हम ठीक से इसकी किस्तें भी नहीं भर पा रहे। अब तो हर वक्त बस यही डर लगता है कि कहीं ये सब हमसे छिन न जाए। तो फिर तुमने हमें ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई? और उस वक्त तो तुमने सभी गेस्ट से यही कहा था कि तुमने वो बंगला अपनी मेहनत की कमाई से लिया है, बिना कर्जे के। हाँ, क्योंकि अगर कमजोर दिखते तो ये दुनिया कुचल देगी, इसलिए मैंने सबसे झूठ कहा था भाभी। लेकिन सच कहूँ तो मैं अंदर से थक चुकी हूँ। अब वो फिर से वही स्वाति बन गई जो कभी उससे लिपट कर रोती थी। फिर पूर्वी ने उसे चुप करवाया। अरे इंसान बड़ा घर नहीं बल्कि बड़ा दिल देखकर खुश होता है, और तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले 2 दिन तक स्वाति वहीं रही। पूर्वी ने उसे बड़ा सहारा दिया। फिर 2 दिन बाद वो वापस अपने बंगले में जाने लगी। सच कहूँ भाभी तो जो चैन की सुकून की नींद हमें इस घर में आई है ना, वो हमें उस बड़े से बंगले में भी नहीं आती, क्योंकि हर पल सर से छत जाने का डर लगा रहता है। इसी डर के साथ वो वापस लौट गई, लेकिन उस वक्त पूर्वी ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दिन बीतते गए। फिर कुछ महीनों बाद खबर आई कि बैंक ने उनका बंगला सीज करने का नोटिस भेज दिया है। स्वाति बदहवास होकर मायके आई। भाभी भाभी सब खत्म हो गया, हमारा सब उजड़ गया, हमारा वो बंगला चला गया। कुछ खत्म नहीं हुआ नेहा, रिश्ते भी बाकी हैं, और ये घर भले ही छोटा है लेकिन है तो तुम्हारा भी। अब से आप दोनों भी हमारे साथ इस घर में रहिए। यहाँ जगह भले ही कम हो लेकिन दिल सबके बड़े हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर अब स्वाति की अक्ल ठिकाने आ गई। साथ ही अब उसका सारा घमंड भी टूट गया। अब उसने और उसके पति ने मिलकर छोटा सा काम शुरू किया और कुछ दिन में उनका काम अच्छे से चलने लगा। आज स्वाति फिर से खड़ी है, पर इस बार उसके पास दिखावे की दौलत नहीं बल्कि अपनों का सहारा है। भाभी असली अमीरी समझ आ गई। हाँ स्वाति, जहाँ प्यार हो वही सबसे बड़ा बंगला होता है। अब उन्होंने भी अपनी भाभी के साथ ही एक घर बना लिया जिसमें वो चैन से रहते थे। अब भले ही उसमें बंगले जैसी सुख सुविधा ना हो, लेकिन उसमें अब उन्हें सुकून और चैन की नींद मिली जिसमें वो काफी खुश थे।